नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। देखो, आज जो हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग खनिज संसाधन किए हैं, खनिज, इसमें हम लोग करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन। इसको ऊर्जा या शक्ति भी कह सकते हो, शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन। ठीक है, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। क्योंकि देखो, 10th में भी भारत का भूगोल पढ़ना है, आर्थिक भूगोल, और 12th में भी भारत का आर्थिक भूगोल ही पढ़ना है। ठीक है, ये मानव भूगोल जो को हम तो हमने अगर थोड़ा सा प्रीवियस बात किया जाए तो हमने देखा था कि खनिज संसाधन जो है ना, उसको दो प्रकार से बांटा गया था। एक होता धात्विक और एक होता था अधात्विक। धात्विक में दो प्रकार था, लौह युक्त और अलोह युक्त। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग को अधात्विक चर्चा करना है। अधात्विक खनिज का मतलब हो गया जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज है ना, तो उसी को लगभग कहीं ना कहीं हम शक्ति संसाधन करते हैं। 10th का जो ज्योग्राफी का बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें शक्ति संसाधन एक अलग चैप्टर करके दिया है, अंग। खनिज संसाधन को घ कर दिया है और इसको अंग कर दिया, अध्याय अंग, ये शक्ति संसाधन। लेकिन 12th वाले में, 12th का जो बुक है आप लोगों का, मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि 12th का ये जो बुक है आप लोगों के पास, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि शक्ति क्या है। शक्ति, इस शब्द का मतलब क्या है। संसाधन तो आप जानते हैं कि दुनिया में वो सभी वस्तुएं, वो सभी चीजें जिसका मानव अपने जीवन में उपयोग करता है, अपने फायदे के लिए उपयोग करता है, या जिन वस्तुओं का हम मनुष्य के जीवन में उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, संसाधन। इसकी चर्चा हम पहले ही क्लास में किए हुए हैं। ये कलम हमारे लिए संसाधन है अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ये मोबाइल जिससे वीडियो बन रहा है, ये मेरे लिए संसाधन है। ये बोर्ड मेरे लिए संसाधन है। तो संसाधन का मतलब जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करें, उन सभी चीजों को हम संसाधन करते हैं और जिसका लाभकारी प्रभाव हुआ। तो शक्ति संसाधन का मतलब क्या होगा। देखिए, अगर प्राचीन समय से देखा जाए हम लोग को, इसको दो प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन माने पुराने समय में, और एक आधुनिक समय में क्या है। पहले शक्ति का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। शक्ति का मतलब होता है, शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा, ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो शक्ति संसाधन का मतलब हुआ कि ऊर्जा की मात्रा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये फैन चल रहा है, फैन क्यों चल रहा है भाई, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से पैदा हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जो हमारा पावर हाउस है वहां पे बन रहा है। तो वो किससे बनता हो, या तो वो जल संसाधन से बनता होगा, या आप कह सकते हैं कि वो पेट्रोलियम पदार्थ से बनता होगा। जैसे ट्रेन चलता है तो ट्रेन वो एक कार्य कर रहा है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं पावर, शक्ति। तो पहले लोग काम कैसे करते थे प्राचीन समय में। प्राचीन समय में मुख्य रूप से हमारे पास दो ही प्रकार के स्रोत थे। या तो हम मनुष्यों के द्वारा काम को करवाते थे, कोई मनुष्य ही काम करता था, या जो मवेशी हैं, जानवर हैं। जैसे हम लोगों ने मतलब पढ़े हुए हैं कि बैल से हल जोताता था। पढ़े हुए क्या, देखे हुए भी हैं कि बैल से हल जोताता था, बैल से कृषि होती थी। अभी भी कुछ गांव में होता ही है, लेकिन अब तो बहुत जगह ट्रैक्टर आ गया है। भैंसा, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्राचीन समय में हमारे पास, मनुष्य के पास शक्ति के मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत थे। एक था मनुष्य और एक खुद जानवर। ठीक है, जो जानवरों को हम पालतू बनाते हैं उनसे हम काम करवाते थे। लेकिन आधुनिक समय में, अगर इस मॉडर्न एज में देखा जाए, तो अब हमारे पास शक्ति के बहुत सारे संसाधन हैं। इतने ज्यादा शक्ति के हमारे पास रूप हो गए, ऊर्जा को प्राप्त करने की जो मात्रा है, मतलब तरीका है, बहुत सारे हो गए हैं। अब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सबसे हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा,
ये ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र के लहरों से हम पैदा करते हैं, भूतापीय ऊर्जा भूमि के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो ज्वालामुखी होता है उससे भी हम लोग कुछ कुछ बना ले रहे हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। परमाणु ऊर्जा की अगर बात किया जाए, परमाणु ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि परमाणु को जो किसी पदार्थ का परमाणु होता है उसको वैज्ञानिक उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो एक खास तरीके से किया जाता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो शक्ति संसाधन, मैंने बताया कि शक्ति संसाधन किसे कहते हैं। शक्ति का मतलब होता है संसाधन, तो आप समझ रहे हैं। शक्ति का मतलब होता है कि जो काम करने की क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं शक्ति, और काम करने की क्षमता कहाँ से आती है, वो ऊर्जा से आती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ऊर्जा संसाधन कहिए या शक्ति संसाधन ही कहिए, उसी को पढ़ना है, ठीक है। मैंने बताया इसी दौर में कि शक्ति को हम लोग दो प्रकार से, प्राचीन समय में यूज कैसे करते थे, आधुनिक समय में हमारे पास क्या यूज करने का है चीजें, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब देखिए, अब अगला जो यहां से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है, अब शक्ति संसाधन वाले चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि शक्ति संसाधन का वर्गीकरण करके उसके विभिन्न रूपों को, उसके विभिन्न प्रकारों को सोदाहरण लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लिखिए आप, क्वेश्चन लिखिए कि शक्ति संसाधन 10th वाले भी और 12th वाले भी लगभग सेम है, तो उसको लिखते चलिए। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, और हम लगभग 10th और 12th दोनों लेवल का पढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का थोड़ा सा डाउन होगा, 12th लेवल का थोड़ा सा हाई होगा, दोनों चीजें जो हाई है वही तरीका हम बता रहे हैं, लोअर तो उसमें काम चल जाएगा। देखिए, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण कर उसको सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित, उदाहरण सहित आपको बताना है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कि शक्ति संसाधन का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब इसको क्लासिफाई करना है कि शक्ति संसाधन को हमारे पास बांटने के तरीके कितने हो सकते हैं, है ना। शक्ति संसाधन को हमारे पास बांटने के कितने तरीके हैं, कैसे कैसे उसको हम अलग अलग आधार पे बांट सकते हैं। जैसे पहला है उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तीसरा है संरचनात्मक गुणों के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, ठीक है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर। उसके बाद है आपको समय के आधार पर, चौथा समय के आधार पर, ठीक है। अब शक्ति संसाधन को हम लोग अलग अलग आधारों पे हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग आधारों पे बांटने का क्या है मतलब, जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहूं कि आप पूरे जंतु मतलब जितने सारे जीव हैं उनको अलग अलग आधारों पे बांटिए, तो आप क्या कहेंगे कि सर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि जितने सारे काले, मतलब रंग के आधार पे बांट सकते हैं, है ना। तो रंग के आधार पे आप बांट सकते हैं कि रंग के आधार पे इतना ये प्रकार हो सकता है, कोई जीव काले हैं, कोई जीव थोड़ा सा व्हाइट हैं, जैसे कौवा, कोयल, ये सब एक जीव इसी में आ जाएगा। कोई मनुष्य भी है जो काला है, उसी में आ जाएगा। तो रंग के आधार पे आप बांट सकते हैं सभी जीवों को। ये कह सकते हैं कि सर चलने के आधार पे,
है ना। तो चलने के आधार पे सभी जीव जंतु एक में आ जाएंगे और पौधे जो हैं वो अलग आ जाएंगे, वो दूसरे प्रकार हो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब अलग अलग आधारों पे आप बात कर सकते हैं कि वैसे ही हम लोग कर रहे हैं कि शक्ति संसाधन को अलग अलग आधारों पे बांट रहे हैं, ठीक है। तो शक्ति संसाधन को अलग अलग आधारों पर जब हम बांट रहे हैं तो उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोग स्तर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी शक्ति को उपयोग करें तो वो समाप्त होगा कि नहीं समाप्त होगा। मान लीजिए कि हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे इसका इंक है, तो इसका अगर इंक को हम बार बार हमेशा यूज करें तो क्या होगा, पूरा इंक इसमें खत्म हो जाएगा, तो ये समाप्त हो गया। और एक ऐसा चीज होगा कि कभी इसका इंक खत्म ना हो, तो ये इसको समाप्त नहीं होगा। तो ये चीज हो सकती है कि अगर हम किसी चीज का उपयोग करें तो समाप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर शक्ति संसाधन है तो वो अगर समाप्त होगा तो उसको समापनीय शक्ति संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला, कोयला को हम जलाएं, जल जाएगा, पूरा समाप्त हो गया, खत्म। पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल हम टंकी में भरवाए, 10 लीटर भरवाए, फिर वो खत्म, मोटरसाइकिल चला, पेट्रोल खत्म, फिर हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी आधार पे इसको उपयोगिता के स्तर पे, उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति के दो भाग होते हैं। एक होता है समापनीय शक्ति संसाधन, समापनीय शक्ति संसाधन, और दूसरा होता है असमापनीय। ये देखिए हिंदी में जो है ना, हिंदी में अ का मतलब होता है मतलब अ का मतलब होता है कि नहीं। जैसे समापनीय का मतलब जो समाप्त हो जाए, और असमापनीय का मतलब जो समाप्त ना हो। तो इसको असमापनीय या इसको सतत संसाधन भी कहते हैं। सतत मतलब कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू चलता रहे, सतत शक्ति संसाधन। तो एक हो गया सतत शक्ति संसाधन या असमापनीय शक्ति संसाधन, एक हो गया समापनीय शक्ति संसाधन। तो मान लीजिए कि अब इसका, जैसे आपका एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप ये बताइए कोयला किस में आएगा, इसमें या इसमें? स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि अगर कोयले का हम एक बार उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये समापनीय शक्ति संसाधन में आ जाएगा। कोयला, जैसे में इसमें लिख लेंगे, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, इसको भी अगर एक बार हम उपयोग कर लें, पेट्रोलियम हो गया। प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये सब आदि इसमें आ जाएंगे समापनीय शक्ति संसाधन में। और सतत शक्ति संसाधन या असमापनीय शक्ति संसाधन में क्या आएगा, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, जैसे में लिख लीजिए। अभी लिखना नहीं है, मैं थोड़ा सा इसका परिचय लिखवा करके फिर इसको, इस डायग्राम को उतरवाऊंगा आपसे। असमापनीय शक्ति संसाधन में क्या आएगा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। अब आप ही बताइए, जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है वो क्या कभी समाप्त होने वाली है? नहीं होने वाली है। पवन ऊर्जा, जो आप लोग देखते हैं गुजरात में पवन ऊर्जा का क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक पवन चक्की लगी होती है, हवा बहता है तेज, वहां जहां हवाएं चलती हैं, तो हवा चलता है, वो चक्की नाचता है, उसको टरबाइन से, मोटर से, टरबाइन से जोड़ दिया गया, वो धीरे धीरे डायनेमो से उसको जोड़ दिया गया, वो धीरे धीरे वो ऊर्जा पैदा कर रहा है और उससे पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब हमको ज्यादातर, अब इनको हम जलाएंगे, अब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला को जला रहे हैं तो इससे प्रदूषण की समस्या है, लेकिन ये प्रदूषण मुक्त होता है। आप एक सोलर पैनल छत पे बैठा लिए, आप सोलर पैनल छत पे बैठा लिए, उससे आपके पूरे घर में बिजली पैदा हो रही है, उसमें खर्चा भी नहीं है, मतलब सूर्य को पैसा भी नहीं देना है। हाँ, अब सोलर पैनल का जो कॉस्ट आएगा वो तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, है ना, पवन, सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा। ये सब समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया कि उपयोग स्तर के आधार पर मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसका उपयोग करें तो समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो समाप्त नहीं होगा तो उसको सतत शक्ति संसाधन कहेंगे, जैसे में ये आ जाएगा। अगर समाप्त हो जाएगा तो उसको समापनीय शक्ति संसाधन कहेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये है दूसरा, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, तुम आपको इसमें भी दो प्रकार हैं। एक होता है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, प्राथमिक शक्ति संसाधन या ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा या शक्ति, और एक होता है गौण ऊर्जा मतलब सेकेंडरी, ठीक है।
प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और गौण ऊर्जा स्रोत, प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। तो प्राथमिक का मतलब हुआ कि किस चीज को हम जलाने से इंस्टेंट हमको ये मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। जैसे अगर इसमें बात किया जाए जैसे में, तो इसमें भी यही कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आएगा, इसको हम जलाएंगे तुरंत मिल जाएगा। लेकिन गौण ऊर्जा का मतलब हुआ कि जिसको, जैसे विद्युत, इसमें आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को बाकी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, वो किसी पर निर्भर होता है, उसको सेकेंडरी बोला जाता है, गौण ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा में ये सभी आ सकते हैं, ठीक है। और इससे चूंकि जल ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि इसी चीज को हम आप इसमें लिख लेंगे, इसमें प्राथमिक ऊर्जा में इसको हम पेट्रोलियम को जलाएंगे हमको ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी और चीज को उपयोग करना पड़ेगा हमें, समझ में आ रही है। जैसे जल ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से हमको विद्युत बनाना पड़ेगा, तो पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा, जल ऊर्जा, ये प्राथमिक हो जाएंगे, और जो प्राप्त होगा हमको विद्युत वो सेकेंडरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। तीसरा है संरचनात्मक गुणों के आधार पर, ठीक है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी दो प्रकार है, ठीक है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी दो प्रकार है इसका। अब इसमें कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। एक है जो जैव ऊर्जा है। जैव ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, या जैव शक्ति, जैव, और एक है अजैव ऊर्जा स्रोत, ठीक है, या अजैव शक्ति। तो जैव का मतलब जो ऊर्जा हमको जीव जंतु से प्राप्त हो। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मनुष्य के पास भी ऊर्जा होती है, मनुष्य हो जाएगा, पशु हो जाएंगे, ये सब जैव ऊर्जा के स्रोत है। और अजैव में बाकी जिसमें जीव नहीं होता है, प्राण नहीं होता। अजैव, और मतलब नहीं, जैव मतलब जीव, ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होता, जिसमें जीवन नहीं होता है, उनसे मिलने वाले ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव ऊर्जा स्रोत ऊर्जा। और जैव ऊर्जा का मतलब हो गया जिससे जीवन है, जिसमें जीव है, उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, उस जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, तो इन सब ये लोग जो काम करेंगे उसको जैव ऊर्जा कहेंगे। और अजैव ऊर्जा में क्या आ जाएगा, ये सब चीजें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, देख रहे हैं आप। इसी को हम अलग अलग आधारों पर बांट रहे हैं, वही हो गया। समय के आधार पर शक्ति भी दो प्रकार की होती है, तो स्लाइड कट गया था। तो समय के आधार पे जो है, समय के आधार पे दो होते हैं। एक होता है परंपरागत शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन, और एक होता है गैर परंपरागत शक्ति संसाधन, और एक होता है गैर परंपरागत शक्ति या ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ना, वो इन्हीं दोनों पे आधारित है। जैसे परंपरागत का मतलब क्या हुआ, समय के आधार पर पहले समझिए। समय का मतलब कि हम लंबे समय से, प्राचीन काल से मॉडर्न, अभी आधुनिक काल तक, मॉडर्न टाइम तक हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो परंपरा के तौर पे हम लोग शुरू से ही एक लंबे समय से कोयला, पेट्रोलियम, मतलब कार्बनिक खनिजों का प्रयोग कर रहे थे। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आप कहेंगे प्राकृतिक गैस का तो आज मॉडर्न युग में यूज हो रहा है 1900, लेकिन अगर गैर परंपरागत शक्ति स्रोतों की बात की जाए, जैसे ये गैर परंपरागत शक्ति स्रोत में आ जाएंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सब आ जाएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब इतना ही समझिए कि जो हम लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस 5, 10, 20 वर्षों से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम गैर परंपरागत शक्ति संसाधन कहते हैं। और परंपरागत जो हम लोग लगभग 100, 200, 300, 400 पीछे इन वर्षों में प्रयोग करते आ रहे हैं, उसको हम
परंपरागत, परंपरा मतलब एक लंबे समय से परंपरा के रूप में हमारी चली आ रही है, तो उसको गैर परंपरागत परंपरागत शक्ति स्रोत कहते हैं। तो ये हमारा शक्ति संसाधन को अलग अलग आधारों पे हम लोगों ने 4 आधारों पे बात किया। उपयोग स्तर के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, समापनीय और सतत। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार है, प्राथमिक और गौण। संरचनात्मक गुणों के आधार पर है जैव और अजैव। जैव संसाधन में पशु और मनुष्य आ जाएंगे, अजैव संसाधन में बाकी ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नीचे जैसे। समय के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत, इसमें ये एग्जाम्पल है, इसमें ये एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आप परिचय कुछ लिख लीजिए, जो आपने क्वेश्चन लिखा उसमें से थोड़ा सा कुछ परिचय लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। देखिए, शक्ति संसाधन आज के आधुनिक औद्योगिक युग, शक्ति संसाधन आज के आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीज मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आज मनुष्य के दैनिक जीवन से लेकर, दैनिक जीवन करने का मतलब क्या है कि हमारा डे टू डे लाइफ, जैसे अब पंखा भी उसी शक्ति संसाधन से चलेगा, बॉल भी, मोबाइल आपका उसी से चल रहा है, चार्ज हो रहा है, तो मतलब एनीथिंग जो आप कर रहे हैं वो सब चीज शक्ति संसाधन के अंतर्गत आता है। आपका खाना उसी से बन रहा है, तो डे टू डे लाइफ में तो है नहीं उसका उपयोग। तो क्या लिखा आपने, मनुष्यों के दैनिक जीवन से लेकर किसी औद्योगिक समाज के विकास की अवस्था, विकसित अवस्था में पहुंचने तक से लेकर किसी औद्योगिक समाज के विकसित अवस्था में पहुंचने तक शक्ति संसाधन, पहुंचने तक मतलब पहुंचाने में लिखिए। आज मनुष्य के किसी दैनिक जीवन से लेकर किसी औद्योगिक समाज को विकसित अवस्था में पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक शक्ति संसाधन को ही माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक शक्ति संसाधन को ही माना जाता है। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप पूरा ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो है आपको, मैंने अभी बताया परंपरा, समय के आधार पे एक होता है परंपरागत शक्ति स्रोत, शक्ति संसाधन, और दूसरा होता है गैर परंपरागत शक्ति संसाधन, है ना। तो परंपरागत जो शक्ति संसाधन है उसमें आप देखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। तो इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीजें पढ़नी है आपको। कोयला के बारे में पढ़ लेना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेना है, और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ लेना है। और उसके बाद जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ये सब आते हैं, उसको पढ़ लेना। बस ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मात्र 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने हैं, लेकिन इसी 2 टॉपिक में हमारा कम से कम 1-2-3 क्लास लग जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिखिए कि भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक शक्ति के, हाँ ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, या पारंपरिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, विवरण प्रस्तुत कीजिए, विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत में पारंपरिक ऊर्जा के कौन कौन से या शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, सबका क्या कीजिए, विवरण दीजिए, डिटेल्स दीजिए, ठीक है, उसको व्याख्या कीजिए। तो भारत में देखो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कितने हैं, मैंने आपको 3 ही बताया, कोयला, पेट्रोलियम और तीसरा है प्राकृतिक गैस। इन्हीं तीनों के बारे में एक एक पैराग्राफ में आप लिख दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन फाइनल। सोशल लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, सोशल किसी बच्चे के लिए टफ नहीं है, लेकिन सोशल पढ़ने का जो तरीका है ना, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का जो तरीका है, उसमें जैसे साइंस हम लोग पढ़ते हैं एकदम तार्किक रूप से, रीजनेबल तौर पे एकदम एक एक चीज का कारण होता है, वैसे ही सोशल में भी एक एक चीज का कारण है। अब ये अलग बात है कि उस कारण में बच्चे कितना जा पा रहे हैं, विद्यार्थी कितना उसके अंदर तक जा पा रहे हैं, बहुत आसान है। तो भारत में पारंपरिक ऊर्जा के 3 स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भारत का नक्शा, जो भी आप क्या बोलते हैं भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको तो कम से कम भारत का एक नक्शा खींचने तो जरूर आना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कि भारत का एक नक्शा आप थोड़ा बहुत खींच सकें। मान लीजिए ये भारत हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कोयला पे, तो थोड़ा सा परिचय आप लिखिए, तीनों का थोड़ा सा परिचय लिखिए, उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का तीनों को लिखवा देंगे। लिखिए, भारत में पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत में पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अब थोड़ा सा आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, कोयला मात्र 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। अब कौन कौन सा क्षेत्र वो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इनकी तुलना में बात किया जाए कि कोयला ज्यादा है कि पेट्रोलियम ज्यादा कि प्राकृतिक गैस ज्यादा है, तो सबसे अधिक भारत में कोयला है। सबसे अधिक इन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में सबसे ज्यादा भारत के पास क्या है, कोयला है। हमारे पास पेट्रोलियम का भंडार बहुत कम है, इसीलिए हमारे पास पेट्रोलियम का भंडार बहुत कम होने के कारण हम लोग विदेशों से, अरब कंट्री से, गल्फ कंट्री से उसको आयात करते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं, ठीक है, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा उधर चला जाता है। तो अगर हमारे पास पेट्रोलियम होता या प्राकृतिक गैस होता तो थोड़ा बहुत हम ये नहीं खरीदते, लेकिन आज स्थिति ऐसी है, तो कोयला हमारे पास मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो इस लाइन को भी लिख लीजिए, भारत में सबसे अधिक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में कोयला उपलब्ध है, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तुलनात्मक रूप से कम है, ठीक है। अब देखिए, एक बच्चों को लग रहा होगा कि यार सर बहुत बड़ा लिखवा रहे हैं, बड़ा नहीं लिखवा रहे हैं, ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। मैं ये कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय है उसको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है उसको करवा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे के सारे डील हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं आप सबको तो क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, मेरे पढ़ाए हुए में से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव उससे बनाइए, कोशिश कीजिए कि बुक थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो भारत में जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
कोयला सबसे ज्यादा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कम है। अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि भारत में, सॉरी एक काम कीजिए, कोयला लिख के ऐसे दीजिए, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल 1 नंबर लिख दीजिए नीचे कोयला, उसके बाद 2 नंबर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक एक करके कर लेंगे। तो पहले कोयला लिखिए, ठीक है, कोयला लिखे ऐसे दीजिए। अब इसको समझिए, भारत में मुख्य रूप से 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कोयला पाया जाता है। एक हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास ये अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग, मैं आशा करता हूं अरुणाचल, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप भारत का राजनीतिक मानचित्र जानते होंगे। बाबू, अगर भारत का राजनीतिक मानचित्र आप नहीं जानते हैं तो मैंने 9th क्लास में राजनीतिक मानचित्र को पूरा याद करवाया है, या आपके पास अगर ये एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, तो उसमें से याद कर सकते हैं। पेज नंबर 10-11 में यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लिखा है, यहाँ पे असम लिखा है, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये लगे कि अरुणाचल प्रदेश कहने पे इधर है, ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश इधर आपको खोजने लगे। तो जब तक मानचित्र याद नहीं रहेगा 12th या 10th की तैयारी करनी बहुत मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको यहाँ पे नागालैंड मिल जाएगा, नागालैंड, मणिपुर इसके पास मिल जाएगा, मणिपुर, ठीक है, ये असम वाला क्षेत्र है। तो इसको, ये जो कोयला है ये सबसे नवीन कोयला है, इसको नवीन कोयला कहते हैं हमारे यहाँ। अब थोड़ा सा एक चीज मैं और बता दूं कि कोयला बनता कैसे है, ठीक है। कोयला कैसे बनता है बाबू, देखिए, जो हमारी पृथ्वी, आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग आज से 450 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। 450 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जो है, बिग बैंग थ्योरी जो इसका कहता है, वो लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बनी, जो सूर्य से अलग हुई। तो जब पृथ्वी बनी तो बहुत सारा उस पे, अभी वो गर्म था, धीरे धीरे उस पे जीवन आया है। लगभग 100-200 करोड़ वर्ष तो उसमें, उसको ठंडे होने में, पर्वत पहाड़ ये सब बनने में लग गए हैं। अब इसमें हमको ये समझना है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जब पेड़ पौधे बने, जब जीव जंतु बने, तो उस समय पृथ्वी बहुत अस्थिर थी, भूकंप आते थे, पृथ्वी फट जाती थी। जैसे हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, या नहीं पढ़ाए हैं तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता था कि प्लेटें जो है हमारी, जो हमारी पृथ्वी है कुछ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, ये दोनों प्लेटें अलग अलग विस्थापित होती हैं, चलती हैं। तो उसमें क्या होता है, या कहीं का जमीन धंस गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी उस समय, आज भी होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज हाँ, उसकी तुलनात्मक रूप में आज हमारी पृथ्वी थोड़ी बहुत शांत हो चुकी है। तो लगभग जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आप जंगलों में जाएंगे तो सागवान, क्या बोलते हैं ये, सखुआ, इन सब चीज़ों का बड़े बड़े विशाल विशाल जो पेड़ होते हैं, वो क्या होते थे कि जब भूकंप या ज्वालामुखी, अब मतलब कुछ भी ऐसा हुआ जिसे पृथ्वी फटी, तो उसमें वो गिर जाते थे, ठीक है, उसमें वो दब जाते थे बहुत नीचे। और दबने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस पर बहुत सारी मिट्टी या परत जमते वो बहुत नीचे दब जाता था। और वही पेड़ पौधों से हमारा कोयला का निर्माण होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम कैसे निर्माण होता है, तो पेट्रोलियम जो है वो क्या होता है कि जैसे उसी पेड़ पौधों के साथ अगर कोई जीव जंतु, जैसे आप पढ़े होंगे डायनासोर, व्हेल मछली जो है, डायनासोर, ये सब भी अगर कहीं दब जाए तो उनके जो फॉसिल्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, उनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। बस समझ में आ रही है। तो अगर जीव जंतु मरेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उनसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निर्माण होगा। और अगर पेड़ पौधे कहीं दब जाते हैं, ठीक है, कहीं जगह, किसी जगह पे, तो उनसे कोयला का निर्माण होता है। लेकिन ये कोयला जो है लंबे समय से, अब बताइए, जो हमारा नवीन कोयला है ये लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले का है। अब सोचिए नवीन है, तो ये नया वाला एकदम घटिया किस्म का कोयला है। तो जितना दिन तक वो दबा रहेगा उतना ही अच्छा कोयला होता है, जितना नीचे दबेगा उतना ही अच्छा कोयला होता है, ठीक है। और जो
कहा जाता है ना कि जो कोयला बहुत लंबे समय तक और बहुत दबाव से जाता है उसी में से हीरा बनता है, तो कोयला ही हीरा बनता है। तो इसीलिए चिंतित ना होइए, आज आप कोयला हैं तो कल हो सकता है कि आप ही हीरा हो सकते हैं। ये प्रमाण है हमारी प्रकृति का कि एक न एक दिन कोयला ही हीरा बनता है। ठीक है, तो नवीन कोयला जो हमारा है वो 5.5 करोड़ वर्ष का है और पृथ्वी का पूरा काल होता है, पृथ्वी का भी जीवन काल है, जैसे हमारा जीवन काल होता है ना, उसी तरह पृथ्वी के भी वैज्ञानिकों ने जीवन काल को बांटा है। तो ये जो नवीन कोयला है हमारा, ये पृथ्वी के इतिहास में टर्शियरी युग में बना हुआ है। ठीक है, टर्शियरी युग में बना हुआ है। और एक कोयला हमारा इस क्षेत्र में है। ठीक है, ये वाला जो कौन सा क्षेत्र है, यहां पे एक नदी है दामोदर नदी, ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, तो दामोदर नदी हो गई। इधर है सोन नदी जो आगे आकर गंगा नदी में से मिल जाती है, तो ये हो गई गंगा और ये हो गया सोन नदी। तो सोन, दामोदर, ये इधर हो गया गोदावरी, कृष्णा, ये हो गया गोदावरी, वर्धा गोदावरी। गोदावरी आप लोग जानते हैं कि ये लगभग आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले इलाके में है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला क्षेत्र भी आप मान सकते हैं ऐसे। तो गोदावरी, सोन, दामोदर, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में भी हमारा अधिकांश कोयला है और सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है। लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का कोयला, इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। 20 करोड़ वर्ष पहले। अब वही बताइए, अब आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कोई चीज, कोई क्या बोलते हैं, ये पेड़ पौधे दबे होंगे तो आज वो इतना अच्छा क्वालिटी का कोयला बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना युग का कोयला। ठीक है, ये गोंडवाना समूह का कोयला, गोंडवाना समूह लिखिए, गोंडवाना समूह। आप जानते हैं कि जो भारत का ये दक्षिण वाला भाग है इसको गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है, और ऊपर का जो भाग है इधर यूरेशिया, एशिया, वो अंगारा लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना समूह का कोयला और इधर हो गया टर्शियरी समूह का, या टर्शियरी युग का कोयला। तो भारत में कोयला मुख्य रूप से दो पार्ट में पाए जाते हैं। एक ये वाला पार्ट है जो दामोदर नदी घाटी है, दामोदर, ठीक है, और दामोदर, सोन, गोदावरी, इन नदियों का जो क्षेत्र है, ठीक है। और महानदी भी इसमें ले सकते हैं, एक और नदी है महानदी जो उड़ीसा से होकर जाती है, महानदी, ठीक है। तो ये 4 नदियों का समूह हो गया, सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी। एक ये वाला क्षेत्र हो गया जिसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और ये गोंडवाना समूह का कोयला है। और ये टर्शियरी युग का कोयला है, नवीन कोयला है जिसका निर्माण 5.5 वर्ष पहले हुआ है। अब ये क्षेत्र जो आप देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो ये मुख्य रूप से ये कोयला के उत्पादक राज्य है। इसके अलावा कोयला बस थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह नवेली का जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है। इसके अलावा भारत में कहीं कोयला नहीं है। तो कोयला का क्षेत्र आपने देख लिया, कोयला कहाँ है। पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम भी मात्र 2-3 इलाकों में है। एक हमारा सबसे पहले पेट्रोलियम जो है ये 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में पाया गया था। ये अंग्रेजों ने उसका अध्ययन किया था। सबसे पहले पेट्रोलियम कहां पाया गया था? 1890 ईस्वी में असम के, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, डिगबोई। अब यहाँ पे डिगबोई, नहर कटिया, वो सब हम आगे पेट्रोलियम खेती कराएंगे तो दिखाएंगे। असम का हमारा क्षेत्र ये है, ठीक है। तो असम के डिगबोई क्षेत्र में 1890 में सबसे पहली बार पता चला। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो खंभात की खाड़ी है। एटलस देखिए, बिना एटलस के काम नहीं चलेगा। खंभात की खाड़ी यहाँ पे है ये पूरा। तो खंभात की खाड़ी वाला जो रीजन है यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है, खंभात की खाड़ी। और तीसरा जो हमारा रीजन है यहाँ पे मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर अंदर ये समुद्र, ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर में।
तो अरब सागर में यहाँ पे मुंबई, इसको बोलते हैं मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र, मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र। इसका जो पता है भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद लगा पाई। ये आजादी से पहले अंग्रेजों ने यहाँ से ये निकालना शुरू किया, लेकिन भारत सरकार ने खंबात की खाड़ी और मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र का 1970-72 के काल के बाद पता लगा है ये। उसके बाद आज के युग में अगर देखते हैं तो आज के युग में इस वाले एरिया में थोड़ा सा तेल का पता लगा है। ये हमारा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी इन सब चीजों का, नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, तो यहाँ पे अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कोयला कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये एक रीजन हो गया, सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी का गोंडवाना समूह का कोयला है। ये 20 करोड़ वर्ष पहले का निर्माण हुआ है, इसी चीज को लिख देना। ये नवीन कोयला है, टर्शियरी युग में बना है, 5.5 करोड़ वर्ष पहले। ये हमारा इथी हो गया। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से 3 याद रखना है। एक असम का क्षेत्र है तिगबोई वाला, एक खंभात की खाड़ी है और एक मुंबई हाई है, मुख्य रूप से ये है। तो ये 3 क्षेत्र इसके हो गए, 2 क्षेत्र इसके हो गए। प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस वहीं पाया जाएगा जहां पे पेट्रोलियम पाया जाएगा, ठीक है। तो जहां से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। अब इसी चीज को मैंने जो बताया है यहाँ पे, उसको राइट डाउन कर लेना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आशा करता हूं कि मैं समझा पा रहा हूँ। इससे आसान कुछ नहीं यार। अब इससे आसान तरीका आपको हम क्या बताएं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत करके, थोड़ा एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए, कोयला लिखिए, डैश दे दीजिए। लिखिए, कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण और सस्ता संसाधन। लिखिएगा, महत्वपूर्ण और सस्ता संसाधन है। भारत में यह छत्तीसगढ़, झारखंड, भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं, आदि कर दिए तो आ जाएगा, आदि राज्यों में पाया जाता है। भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कोयले को भारत में पाए जाने वाले कोयला को 2 समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 2 समूहों में बांटकर देखा जा सकता है, अध्ययन किया जाता है, देखा जा सकता है, लिखना। 2 समूहों में बांटकर देखा जाता है या देखा जा सकता है। पहला लिखो, गोंडवाना समूह का कोयला। अब देखो, 1 नंबर आपने ये लिखा होगा, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो एक नंबर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी कर दीजिए, ए और यहाँ पे बी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के अंतर्गत सब पॉइंट हो गए, माने इस मेन पॉइंट के अंतर्गत 2 छोटे छोटे उप पॉइंट हो गए। तो गोंडवाना समूह का कोयला लिखिए, गोंडवाना समूह का कोयला। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमारा मेन टॉपिक ये चल रहा है कोयला, उसके कोयले के अंतर्गत हम लोग ये और ये 2 पढ़ना है, ठीक है। लिखिए, गोंडवाना समूह का कोयला। लिखिए, इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके अंतर्गत सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी का क्षेत्र आता है, हो गया, बस इतना ही, ठीक है। ये गोंडवाना समूह हो गया। अब बी नंबर कर लो, टर्शियरी युग का कोयला। टर्शियरी युग का कोयला लिखे, डैश दे दो, लिखो। इसका निर्माण लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके अंतर्गत
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम के क्षेत्र आदि के क्षेत्र आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम आदि के क्षेत्र आते हैं। हमारा ये फाइनल हो गया। एक हमने गोंडवाना समूह कर लिया, एक टर्शियरी समूह कर लिया। अब आ जाते हैं 2 नंबर लिखो, 2 नंबर उसी के नीचे अब देख करके ऐसे रोमन अंक में पेट्रोलियम लिख लो। लिखिए, आधुनिक युग में पेट्रोलियम ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पहली बार भारत में 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में पेट्रोलियम का पता चला था, या खनिज तेल का पता चला था। इसके बाद गुजरात की खंभात की खाड़ी, गुजरात नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं, खंभात की खाड़ी एवं मुंबई हाई क्षेत्र में पेट्रोलियम का पता चला या तेल का पता चला। ठीक है, ये हो गया। अब लिख लो प्राकृतिक गैस, 3 नंबर लिखिए। प्राकृतिक गैस मुख्यतः उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस मुख्यतः उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है। इसका उपयोग आज हम विभिन्न उद्योगों में मशीनों को चलाने और दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का, ये बस हमने बताया शक्ति संसाधन का वर्गीकरण, और भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हमने इसको बता दिया। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, इसको हमने देखा। कोयला कहाँ मिलता है, इसको हमने देखा। अब अगले क्लास में कल हम लोग क्या करेंगे कि एक एक प्रकार कोयला का कहाँ, मतलब कितना, कौन सा प्रकार है, उसको कहाँ पाया जाता है। अब एक एक विशेष स्थान कि झारखंड में पाया जाता है, तो झारखंड में कौन सा स्थान है जहाँ पे मिलता है। ये मान लीजिए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सा स्थान है जहाँ पे कोयला मिलता है। ऐसे ही पेट्रोलियम को, ऐसे ही प्राकृतिक गैस को देख लेंगे, हमारा ये पार्ट फाइनल हो जाएगा। जब इसको हम लोग फाइनल कर लेंगे तब हम आएंगे ये क्या बोलते हैं, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सबको।